नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं, जो कि 2020 से लेकर के 2025 तक का यानी अब तक का जो महत्वपूर्ण योजना है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू के फॉर्मेट में है और लगभग यहाँ पे आपको 48-50 प्रश्न मिलेंगे और हर एक योजना से आपको एक प्रश्न मिलेगा और वो प्रश्न कैसा होगा, वो स्टेटमेंट वाइज प्रश्न होगा। ठीक है, जो परीक्षा में पूछी जाने वाली चीजें होंगी उन सारी चीजों को हम यहाँ पे कवर करते चलेंगे। बाकी और भी महत्वपूर्ण चीजें जो इससे रिलेटेड होंगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों को शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन कौन सा सही है। तो पहला जो कथन है कि यह नीति राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से प्रसारित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें यूट्यूब पर आधारित कंटेंट के लिए अधिकतम भुगतान सीमा 10 लाख रुपए प्रति माह निर्धारित की गई है और नीति के अंतर्गत कंटेंट यदि अश्लील या राष्ट्र विरोधी पाया जाता है तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कौन सा कथन इसमें सही है? ठीक है, तो देखिए जो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति है 2024 की, ये 27 अगस्त 2024 को माननीय योगी जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट में बैठक हुई थी उसमें इसको मंजूरी प्रदान की गई थी। 27 अगस्त 2024 डेट याद रखिएगा, कई बार डेट भी पूछ ली जाती है, कई बार ईयर भी पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें पहला स्टेटमेंट करेक्ट है तो वो सारी चीजें आप समझ रहे होंगे और दूसरा स्टेटमेंट तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा यहाँ पे गलत है। तो तीसरा गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो भुगतान की सीमा रखी गई है वो 8 लाख है और 7 लाख और 6 लाख और 4 लाख रुपए इस तरह से निर्धारित की गई है कि यूट्यूब पर वीडियो अगर है तो उसके लिए 8 लाख, शॉर्ट्स के लिए 7 लाख, कॉस्ट के भुगतान के लिए इस तरह से जो पर्टिकुलर लिमिट निर्धारित की गई है। मेनली इसका उद्देश्य यही है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं, जो विभिन्न विकास परक योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं हैं, उनकी उपलब्धियों की जानकारी प्रदेश की जनता को डिजिटल मीडिया के माध्यम से या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए इन सारी चीजों को, या आप ये कह सकते हैं इस जो नीति है इसको लाया गया है। इसमें यूट्यूब की बात की गई है, फेसबुक की बात की गई है, इंस्टाग्राम की बात की गई है ना। तो मेनली 4 जो है वो दिए गए हैं। एक तो एक्स है जिसको कि ट्विटर हम जानते हैं, और दूसरा है फेसबुक का, और तीसरा है इंस्टाग्राम, और चौथा है यूट्यूब। तो इन्हीं 4 श्रेणियों में इनको बांटा गया है और इसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में जो जानकारी डिजिटली उपलब्ध कराई जाएगी वो सारी चीजें। और बाकी बाद में ये भी कहा गया है कि मतलब जो कंटेंट है यदि अश्लील है या राष्ट्र विरोधी है तो उस पर जो भी एजेंसी होगी उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, वो सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी केवल करेक्ट होगा, केवल 1 और 3 सही है, दूसरा गलत क्यों है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। ऐसे ही सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लेंगे तो चीजें हमारी आसानी से, लगभग सारे जो फैक्ट होंगे किसी भी योजना से वो क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 2 है, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन पेयजल योजनाओं की संचालन और अनुरक्षण नीति 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो यह जो नीति है ये वर्ष 2015 में प्रतिस्थापित करती है, मतलब जो अभी 2024 का आया है 2015 में पहले बना हुआ था उसको इसने प्रतिस्थापित किया है। और जल जीवन मिशन की शुरुआत वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा की गई थी और जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण के लिए मात्राकृत 15% धनराशि की केंद्रीय सहायता अभी जारी है। और ये जो नई नीति के अंतर्गत बजटीय व्यवस्था राज्य वित्त आयोग राज्य बजट से कराए जाने का प्रस्ताव है। आपको इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो ये भी जो योजना है ये भी 27 अगस्त 2024 को जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उनकी अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा इसको पास किया गया है। 2024 अभी जो आया, इससे पहले जो नीति थी कि 2015 में आ चुकी है, उसी को ये प्रतिस्थापित करती है। देखिए भारत सरकार ने 2019 में जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को क्या किया था, जल जीवन मिशन यानी जेजेएम में उसको समाहित कर दिया गया था और उसी से जल जीवन मिशन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें से सही कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ये देखें इसमें सही कौन है तो ऑप्शन ए केवल करेक्ट होगा, केवल 1 और 2 सही होगा, तीसरा और चौथा गलत होगा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालन और अनुरक्षण के लिए मात्राकृत जो 15% की धनराशि है वो मतलब केंद्रीय सहायता अब भी जारी है तो इसको अब समाप्त कर दिया गया है। और नई नीति के अंतर्गत जो बजटीय व्यवस्था है उसमें राज्य वित्त आयोग राज्य बजट से कराए जाने का प्रावधान है, तो ऐसा भी इसको नहीं कहा गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, केवल 1 और 2 सही होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024, ठीक है, जितनी भी योजनाएं उत्तर प्रदेश की मिलेंगी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल की फैक्ट हैं सब। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है कि ये जो नीति है राज्य में एक फैबलेस इकोसिस्टम को के विकास को बढ़ावा देती है, और दूसरा है नीति के अंतर्गत केवल निजी कंपनियों को आवेदन की अनुमति है, स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थाओं को शामिल नहीं किया गया है। और तीसरा कथन दिया गया है कि यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इस नीति की नोडल संस्था नामित किया गया है और नीति की वैधता 10 वर्षों के लिए अधिसूचित की गई है। आपको इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024 है, इसको जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इसको अनुमोदन दिया गया था, और इसका उद्देश्य वही है कि मतलब एक सुदृढ़ सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकोसिस्टम की स्थापना करना, जो मतलब राज्य में आर्थिक वृद्धि और जो इनोवेशन है उसको बढ़ावा दे, एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा ग्रो करे, और जो भारत है उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसमें सारी चीज़ों को तैयार करे। तो ये इसका जो मेन उद्देश्य है ये सारा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही होगा केवल 1 और 3 सही होगा। दूसरा गलत होगा कि नीति के अंतर्गत केवल निजी कंपनियों को आवेदन की अनुमति है, ऐसा नहीं है। नीति के अंतर्गत सभी को इसमें आवेदन की अनुमति दी गई है। बाकी जो चौथा दिया गया है कि नीति की वैधता 10 वर्षों के लिए अधिसूचित की गई, तो इसको 5 वर्षों के लिए अधिसूचित किया गया, 10 वर्षों के लिए अधिसूचित नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 के बारे में। आई थिंक सारी चीजें क्लियर होंगी। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 4 कथन है। पहला कथन, यह नीति अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों तक वैध रहेगी या जब तक राज्य सरकार नई नीति घोषित न कर दे। दूसरा कथन है इसमें कि इस नीति का लक्ष्य 2030 तक 2 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना। तीसरा कथन है, इस नीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया पर आधारित स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा, और नीति के क्रियान्वयन के लिए यूपी नेडा को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे दूसरा गलत है। इसको मतलब 2030 तक का इसमें लिखा गया कि लक्ष्य इसको रखा गया है कि ये 2 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन, बल्कि ये कितना है 2028 है, ठीक है। सारी चीजें बिल्कुल याद रखिएगा। और इस योजना को शुरू किया गया 14 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ये मतलब प्रख्यापित किया गया है, और उद्देश्य वही है कि मतलब भारत सरकार के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन संबंधी नीतियों को लागू करना, और तदनुसार उनसे जो रिलेटेड चीजें हैं वो सारी चीजें सहयोग प्राप्त करना, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा गलत होगा। क्यों गलत होगा वो आपने समझा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 4 कथन अगेन दिए गए हैं। तो पहला है कि फॉर्च्यून 500 में केवल फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियां ही शामिल की गई हैं। दूसरा कथन है, निवेशकों को 5 वर्षों तक बिजली बिल में 100% छूट दी जाएगी, और बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में एफडीआई निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण में भी पूर्ण छूट दी जाएगी, और निवेश प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय एम्पावर्ड कमेटी द्वारा 30 दिनों में लिया जाएगा। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश की जो प्रोत्साहन नीति 2023 है, इसको शुरू किया गया 20 नवंबर 2023 को, ठीक है। और मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो फॉर्च्यून 500 है वहाँ पे फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों को शामिल किया गया है इसमें फॉर्च्यून 500 में, ठीक है। और निवेशकों को 5 वर्ष तक बिजली बिल में 100% छूट दी गई है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ कथन से क्लियर हो जाएंगी। तो दूसरा कथन यहाँ पे करेक्ट होगा, और तीसरा करेक्ट होगा। पहला जो है ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि फॉर्च्यून 500 में हमने आपको बताया फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 दोनों कंपनियां शामिल की गई हैं। तो पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। और रही बात चौथे की कि निवेश प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय जो है वो कौन लेगा, तो एम्पावर्ड कमेटी के द्वारा 30 दिनों में लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो होना चाहिए 15 दिनों में लिया जाएगा। इसी वजह से ये चौथा स्टेटमेंट भी गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल 2 और 3 करेक्ट होगा। 1 और 4 गलत क्यों हुआ आपने समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उत्तर प्रदेश ड्रोन परिचालन सुरक्षा नीति 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये जो नीति है भारत सरकार के ड्रोन नियम 2021 के प्रभावी प्रवर्तन को राज्य में सुनिश्चित करती है। नो परमिशन नो टेक ऑफ प्रणाली, रियल टाइम ट्रैकिंग
बीकन और जियो फेंसिंग जैसी तकनीकी मानकों का अनुपालन इस नीति के अंतर्गत अनिवार्य किया गया है। और ड्रोन संचालन के लिए लाल, पीले, हरे क्षेत्रों में अलग अलग नियमों का पालन इस नीति के अंतर्गत नहीं किया जाता है। और फिर से चौथा कथन है कि राज्य सरकार की प्रशासनिक नियंत्रण वाले अनुसंधान संस्थानों तथा पंजीकृत स्टार्टअप्स को ड्रोन निर्माण हेतु अनुज्ञप्ति से छूट दी जा सकती है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। जो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा 9 नवंबर 2023 को इसको मंजूरी प्रदान की गई है और ये भारत सरकार द्वारा जो प्रख्यापित है ड्रोन नियम 2021, इसका राज्य में प्रभावी प्रवर्तन किया जा सके। ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए इसको किया गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 1, 2 और 4, तीसरा गलत होगा। ड्रोन संचालन के लिए लाल, पीले, हरे क्षेत्रों में अलग अलग नियमों का पालन इस नीति के अंतर्गत किया जाता है, नहीं किया जाता नहीं होता है। ठीक है, तो जो ड्रोन प्रचालन के लिए हवाई क्षेत्र है वहां पे फिर रेड है, येलो है और ग्रीन जो ड्रोन प्रचालन नियम है वो सारी चीजें की जाएंगी। इसी वजह से तीसरा यहाँ पे गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उत्तर प्रदेश बायोडीजल उत्पादन और बिक्री संबंधी नियमावली 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अगेन 4 स्टेटमेंट आपके पास हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो पहला जो कथन दिया गया है कि बायोडीजल की खुदरा बिक्री के लिए यूपी नेडा से अनुमति लेनी होगी और बायोडीजल केवल खुले ड्रम में ही बेचा जा सकेगा। बायोडीजल उत्पादन एवं बिक्री की अनुमति 10 वर्षों के लिए वैध होगी और बायोडीजल उत्पादकों को उत्पादन केंद्र पर प्रयोगशाला स्थापित करनी होगी ताकि गुणवत्ता की पुष्टि की जा सके। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बाकी जो 3 है वो गलत होंगे। देखिए, जो उत्तर प्रदेश बायोडीजल उत्पादन और बिक्री संबंधी नियमावली है ये नीति 2023 में आई थी और आई थी 22 अगस्त 2023 को। डेट बिल्कुल याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और प्रदेश में जो बायोडीजल, इसको B100 भी कहा जाता है, B100 के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसको कि हम कहते हैं यूपी नेडा, ठीक है, तो इससे खुदरा और बिक्री के संबंधित जो है जिलाधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। देखिए, यहाँ पे जो पहला है कि बायोडीजल की खुदरा बिक्री के लिए यूपी नेडा से अनुमति लेनी होगी, तो बिक्री के लिए जो है ये जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी, यूपी नेडा से अनुमति नहीं लेनी होगी। और बायोडीजल जो है वो खुले ड्रम में ही बेचा जा सकता है, ऐसा नहीं है। इसको जो पैकिंग होती है वो उसको अच्छी तरीके से किया जाए। और बायोडीजल उत्पादन की बिक्री अनुमति 10 वर्षों के लिए वैध होगी, तो ऐसा भी नहीं है। जो पंजीयन है या अनुमति है आगामी 2 वर्षों के लिए है। नवीकरणीय 5,000 रुपये आप देके इसको बार बार रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी केवल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन और साहसिक क्रीड़ा नीति 2023 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। तो ये नीति केवल नदियों और झीलों पर साहसिक गतिविधियों पर लागू होंगी। ठीक है, दूसरा है जो इसमें कि इस नीति का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा किया जाएगा। तीसरा जो दिया गया है कि इस नीति के अंतर्गत लाइसेंस देने का अधिकार राज्यपाल को है। और चौथा जो किया गया है कि पूर्व सैनिकों को एडवेंचर स्पोर्ट्स यूनिट में शामिल होने हेतु एक समझौता ज्ञापन दिया जाएगा। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बाकी तीनों ये गलत होंगे। ठीक है, यानी पूर्व सैनिकों को एडवेंचर स्पोर्ट्स यूनिट में सम्मिलित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन किया जाएगा। ये जो नीति है ये 10 वर्षों के लिए वैध होगी। ठीक है, और नीति के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम क्या हो गया, नोडल एजेंसी होगी। ठीक है, तो नीति का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा इसको किया जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन और साहसिक क्रीड़ा नीति 2023 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो अगेन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कौन सा सही। तो यह नीति केवल समुद्र तटीय क्षेत्रों पर आधारित साहसिक खेल गतिविधियों को कवर करती है, तो ऐसा नहीं है। और इस नीति के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दी गई। तो आप अभी ऊपर देखा ही कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम इसका नोडल एजेंसी है। और इस नीति के अंतर्गत जल आधारित साहसिक गतिविधियों के संचालन हेतु लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है, जहां पे लिखा गया कि आवश्यक नहीं है। ठीक है, और इस नीति के अंतर्गत पूर्व सैनिकों को एडवेंचर स्पोर्ट्स यूनिट में सम्मिलित होने हेतु एक समझौता ज्ञापन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी करेक्ट होगा। तो हमने ऊपर ही पूरा डिटेल में देखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 4 कथन है। पहला कथन है, इस नीति का उद्देश्य निजी निवेश को प्रोत्साहित करते हुए सुनियोजित नगरीय विकास को बढ़ावा देना है।
और टाउनशिप के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल की शर्त सभी नगरों में समान रूप से 12.5 एकड़ रखी गई है। टाउनशिप का विकास वॉक टू वर्क और नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की अवधारणा पर आधारित है। और यदि किसी स्थल पर लाइसेंस निर्गमन की तिथि को महायोजना लागू नहीं है तो भू उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा। आपको बताना कौन सा सही है। तो जो उत्तर प्रदेश की टाउनशिप नीति है 2023 की 28 जून 2023 को इसकी स्वीकृति मिली और उद्देश्य यही है कि निजी जो पूंजी निवेश के माध्यम से इसमें सुनियोजित नगरीय विकास को प्रोत्साहित करना, उससे मतलब जो जन सामान्य है उनको उचित मूल्य पर आवास मिल सके और जो निवेश करता है वो अपना विभिन्न व्यवसायों को संचालन करके मतलब एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 1 और 3 सही होगा। दूसरा गलत होगा कि टाउनशिप के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल की शर्त सभी नगरों में समान रूप से 12.5 एकड़ नहीं रखी गई है। ठीक है, तो ये एक लिमिट है कि 2 लाख से कम आबादी के लिए 12.5 एकड़ और 2 लाख से जो अधिक आबादी होगी वहां के लिए 25 एकड़। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। प्रश्न देखिए कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो वो सारी चीजें मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ पे डिस्कस कर सकूं। और जो तीसरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। चौथा कि यदि किसी स्थल पर लाइसेंस निर्गमन की तिथि की महायोजना लागू नहीं तो भू उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा, तो ऐसा नहीं है। भू जो उपयोग परिवर्तन शुल्क ये देय नहीं होगा, इसी वजह से गलत होगा। तो ऑप्शन ए केवल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है इस नीति का उद्देश्य राज्य को फिल्म निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनाना। दूसरा कथन है कि पूर्वांचल, बुंदेलखंड और विंध्याचल क्षेत्रों में स्टूडियो लैब्स स्थापित करने पर अधिकतम 1 करोड़ की सब्सिडी दी जाती है और अवधी, ब्रज, बुंदेली और भोजपुरी भाषाओं में निर्मित फिल्मों को निर्माण लागत जो 50% अनुदान देने का प्रावधान है। और नोएडा में 1000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का निर्माण उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो फिल्म नीति है ये शुरू की गई 9 मार्च 2023 को। ठीक है, इसको लागू किया गया है और उद्देश्य वही है कि जो नए शूटिंग स्थल है उनका मतलब अच्छी तरीके से वेल प्लान्ड डेवलपमेंट हो सके, फिल्म सिटी की स्थापना की जाए और राज्य में फिल्म निर्माण के एक महत्वपूर्ण हब के रूप में डेवलप करना। जो फिल्म नीति है 2023 का, इसका यही उद्देश्य है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से केवल 1 और 3 सही होगा। दूसरा जो है ये गलत होगा कि जो पूर्वांचल है, बुंदेलखंड है और विंध्याचल क्षेत्रों में स्टूडियो लैब स्थापित करने पर अधिकतम इसमें लिखा गया है कि 1 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। तो 1 करोड़ की सब्सिडी नहीं दी जाएगी वहां पे, और उसमें लागत जो धनराशि होगी उसका 35% या अधिकतम 50 लाख ये जो है अनुमान दिया जाएगा अगर इन क्षेत्रों में इसको खोला जाता है। और फिर नोएडा में 1000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का निर्माण की बात उसमें स्टेटमेंट में कही गई है। तो ये यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नोएडा में 1000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 1 और 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है इसमें कि इस नीति के तहत खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों यानी ग्रास रूट, विकासात्मक और उच्च स्तर के खिलाड़ी में वर्गीकृत किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एथलीटों और उनके परिवारों को 10 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष 5 उभरती प्रतिभाओं का चयन के लिए एक समिति बनाई जाएगी और इस नीति के तहत ई स्पोर्ट्स, पैरा स्पोर्ट्स को भी शामिल किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश जो खेल नीति 2023 है इसको मंजूरी मिली 10 मार्च 2023 को और इसका विजन वही है कि जो प्रतिस्पर्धी उत्कृष्टता की खोज में एथलीटों को सुविधा प्रदान करना और उत्तर प्रदेश के भीतर एक संपन्न समावेशी इकोसिस्टम को डेवलप करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा 1, 3, 4। दूसरा गलत होगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एथलीटों और उनके परिवारों को जो 10 लाख के कैशलेस बीमा कवर की बात कही गई है ये गलत है। ये कितना होगा? ये 5 लाख है। ठीक है, तो 10 लाख की बात यहाँ पे नहीं होगी। तो ये 5 लाख, 1, 3 और 4 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की हवाई पट्टियों के उपयोग हेतु नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 4 कथन दिए गए हैं। पहला जो इसमें दिया गया कि इस नीति में हवाई पट्टियों के उपयोग को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु हवाई पट्टी का उपयोग अधिकतम 30 वर्षों के लिए अनुमन्य है
और उपयोग की फीस प्रति वर्ष स्थिर रखी जाती है और नीति के तहत केवल 10 हवाई पट्टियों को निजी संस्थाओं को उपयोग हेतु दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, इसमें से केवल एक और दो ही करेक्ट होगा, तीसरा और चौथा गलत होगा। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की जो हवाई पट्टियों के उपयोग की जो नीति है 2023 की, इसको स्वीकृति मिली 10 मार्च 2023 को। ठीक है, और मतलब इस नीति के अंतर्गत जो हवाई पट्टी हैं उनके उपयोग को 4 श्रेणियों में बांटा गया है अलग अलग तरीके से। तो उपयोग की जो फीस यहाँ पे प्रतिवर्ष स्थिर रखी जाएगी, तो ऐसा नहीं है। उपयोग की जो फीस होगी वो प्रति 5 वर्ष पे उसको बढ़ाया जाएगा, प्रतिवर्ष स्थिर नहीं रखी जाएगा। और नीति को केवल 10 हवाई पट्टियों और निजी संस्थाओं के उपयोग के लिए दिया जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। इस नीति के तहत जो नागरिक उड्डयन विभाग है अलग अलग जिलों का, जैसे कि अलीगढ़ है, इटावा है, कानपुर देहात है, इन सारी चीज़ों को इनका उपयोग इसमें कर सकते हैं। तो केवल एक और दो ही यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो नीति है अधिसूचना की तिथि से 10 वर्षों के लिए लागू होगी। संयंत्र, मशीनरी, तकनीकी, सिविल कार्य पर किए गए व्यय का अधिकतम 35% पूंजीगत अनुदान, जिसकी लिमिट 5 करोड़ है, वो दिया जाएगा। और नीति के तहत 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति दी गई है। और सूक्ष्म और लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को ब्याज उपादान का लाभ नहीं मिलेगा। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 है, इसको मंजूरी मिली 28 फरवरी 2023 की। ठीक है, याद रखिएगा, डेट बिल्कुल भूलिएगा नहीं। उद्देश्य इसका यही है कि प्रदेश में जो कृषक हैं उनकी आय का उचित और लाभकारी उनको मूल्य मिल सके, कच्चे उत्पाद जो उनका संवर्धन हो सके, और जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसकी स्थापना को थोड़ा डेवलप किया जा सके, लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वो इस तरह से चीज़ों को खोलें। तो यहाँ पे केवल 2 और 3 करेक्ट होगा, पहला और चौथा गलत होगा। तो ये जो नीति है ये इसमें कहा गया है कि 10 वर्षों के लिए लागू होगी, लेकिन ये 5 वर्षों के लिए लागू होगी। और जो सूक्ष्म और लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को ब्याज उपादान में लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, उनको लाभ इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए केवल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो नीति है अधिसूचना जारी होने की तिथि के 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगी और दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा और पशु आहार निर्माणशाला पर 7.5 करोड़ रुपए तक की छूट का प्रावधान पहली बार किया गया है। और इस नीति का लक्ष्य 500 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश और 25,000 रोजगार सृजन करना है। आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। तो जो उत्तर प्रदेश डेयरी विकास और दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 है, इसको 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा इसकी मंजूरी मिली गई। और जो नीति है ये अधिसूचना जारी होने से कितने वर्षों के लिए प्रभावी होगी? 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। ठीक है, और यहाँ पे करेक्ट जो होगा 1 और 3। दूसरा है कि दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का जो मतलब पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा, तो वो 5,000 करोड़ की बात है, 10,000 करोड़ तक नहीं दिया जाएगा। और जो इसके बाद चौथा है कि इस नीति का लक्ष्य 500 करोड़ रुपए का जो ये मतलब पूंजी निवेश और 25,000 रोजगार स्थापित करने की बात की जा रही, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत होगा। तो केवल 1 और 3 करेक्ट होगा, चौथा सही होगा। ठीक है, तो पशु आहार निर्माणशाला पर पहली बार सरकार ने 7.5 करोड़ रुपए तक की छूट दी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, और जो प्रसंस्करण जो दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयां हैं उनको स्थापित करने पर मतलब अलग अलग पार्ट में कि 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान और 5 वर्षों के लिए फिर 10 करोड़ रुपए का अनुदान, ब्याज, इस तरह से चीजों को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये जो नीति है अधिसूचना जारी होने के तिथि से 10 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर 75 लाख रुपए प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। जैव ऊर्जा नीति के प्रचार प्रसार हेतु प्रत्येक जनपद में 5 लाख रुपए की बजटीय व्यवस्था की गई है और इस नीति के अंतर्गत बायोकोल उत्पादन पर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 है, 27 सितंबर 2022 को इसकी मंजूरी मिली उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा। और ये जो नीति है अधिसूचना जारी होने के जाहिर सी बात है 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगी, 10 वर्षों के लिए नहीं प्रभावी होगी। और जो पूर्व की नीतियां थी उनकी कमियों को दूर करके
जैव ऊर्जा उद्यम स्थापित करने की संभावनाओं को अंतिम रूप देने के ये सारी चीजें लाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा केवल 2 और 3 होगा। चौथा गलत होगा कि इस नीति के अंतर्गत बायोकोल उत्पादन पर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। तो यहाँ 10 करोड़ नहीं, ये 20 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में सूक्ष्म इकाइयों को अधिकतम 25% पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। दूसरा जो कथन है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों को सामान्य से 5% अधिक सब्सिडी दी जाती है। और स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने का व्यय जो है 20% यानी अधिकतम 5 लाख रुपए प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। पेटेंट या भौगोलिक संकेतक है तो उनको प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपए तक का 100% लागत वहन किया जाएगा। कौन सा इसमें से सही होगा? तो जो उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 है, ये 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, लक्ष्य वही कि मतलब जो एमएसएमई की नवीन इकाइयां हैं उनकी स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक आकर्षक क्षेत्र के रूप में इनको स्थापित करना और 15% वार्षिक विकास दर प्राप्त करना, ये लक्ष्य है इसका। तो यहाँ पे जो सही चीजें होंगी 1 और 3 सही होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों को सामान्य से जो 5% की ये बात की गई है कि मतलब 5% से अधिक सब्सिडी दी जाएगी, तो ये 2% है, 5% नहीं दी जाएगी। और जो चौथा कथन है कि पेटेंट या जो भौगोलिक मतलब संकेतक प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपए तक की बात की गई है, तो ये 75% यहाँ पे होगा, 100% नहीं है। ठीक है, तो 75% यानी अधिकतम 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन दिया गया है कि यह नीति वर्ष 2018 की पर्यटन नीति के स्थान पर लाई गई है और इसकी अवधि कितनी है? 5 वर्षों की है। और इस नीति के अंतर्गत पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है और इस नीति के तहत केवल धार्मिक पर्यटन स्थलों को ही शामिल किया गया है और पर्यटन इकाइयों को विद्युत दरों में औद्योगिक रेट तथा करों में उद्योगों जैसी छूट प्रदान की जाएगी। कौन सा सही होगा? तो जाहिर सी बात है तीसरा तो देखने से भी लग रहा है कि गलती होगा। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश की जो पर्यटन नीति है ये 2022 के संबंध में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान पीएम कुसुम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे 4 कथन है। तो पहला जो कथन दिया गया है कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना में सहायता करना। इस योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों द्वारा 30% अनुदान दिया जाता है और योजना के अंतर्गत शेष 40% लागत का वहन केवल किसान द्वारा नगद किया जाता है और किसी बैंक ऋण की सुविधा नहीं होती है। और ये योजना सौर ऊर्जा के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती है तथा किसानों के डीजल पंपों पर निर्भरता कम करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा बी। 1, 2 और 4 सही होगा। तीसरा जो है कि योजना के अंतर्गत शेष 40% लागत पर वहन केवल किसान द्वारा नगद किया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। 1, 2 और 4 यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की वंदन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस योजना का उद्देश्य धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का विकास करना और ये जो योजना है केवल नगर निकाय की भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि पर ही लागू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत कार्यों का उपयोग निजी संस्थाएं किराए पर ले सकती हैं और यदि कार्यस्थल किसी संरक्षित पुरातात्विक क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो पुरातत्व विभाग की अनुमति आवश्यक है। कौन सा इसमें से सही होगा? तो यहाँ पर तीसरा जो स्टेटमेंट है कि इस योजना के अंतर्गत कार्यों का उपयोग निजी संस्थाएं किराए पर ले सकती हैं, ऐसा नहीं है। 1, 2 और 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की जो बंधन योजना है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो आकांक्षी नगर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन इसमें दिया गया है कि इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं को समन्वित रूप से लागू कर त्वरित प्रगति एवं सतत विकास प्राप्त करना। योजना के पहले चरण में नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर 100 आकांक्षी नगरों का चयन किया जाएगा। इस योजना की निगरानी 31 मार्च 2026 तक की जाएगी और इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम भी प्रारंभ किया जाएगा जिसका उद्देश्य युवाओं को नगरीय विकास की भागीदारी देना है। कौन सा सही होगा? तो तीसरा जो है ये गलत डेट दी है कि इस योजना की जो निगरानी है 31 मार्च 2026 तक नहीं की जाएगी। बाकी 1, 2 और 4 बिल्कुल करेक्ट हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना जो कि उच्च शिक्षा है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये जो योजना है ये पहले केवल तकनीकी एवं अभियांत्रिकी क्षेत्र में डिप्लोमा और डिग्री धारकों तक सीमित थी। दूसरा कथन है, अगस्त 2023 में इस योजना का विस्तार सभी स्नातक उत्तीर्ण युवाओं को शामिल करने हेतु किया गया। तीसरा कथन है, योजना के अंतर्गत प्रति प्रशिक्षु को 9,000 प्रति माह मानदेय दिया जाता है। और चौथा कथन है, वर्ष 2023-24 के लिए इस योजना हेतु 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, जो योजना है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, ठीक है, जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, ये योजना 22 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, इसका विस्तार करते हुए इसमें जो सभी स्नातक ग्रेजुएट उत्तीर्ण जो हैं उनको भी जोड़ने की मंजूरी दी गई है। और ये 9,000 जो प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी जो चौथा है कि 2023-24 के लिए इस योजना हेतु 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो 2023-24 के लिए इस योजना में कितने करोड़ का? 100 करोड़ का प्रावधान केवल किया गया है, 500 करोड़ का नहीं किया गया। इसी वजह से चौथा गलत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला जो है, इस योजना का उद्देश्य किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और दूसरा कथन है, किसानों को प्रति हेक्टेयर इलेक्ट्रिक सोलर बाढ़ लगाने पर 100% लागत का अनुदान दिया जाएगा। तीसरा कथन है, योजना के अंतर्गत बाढ़ में 12 वोल्ट का करंट प्रवाहित किया जाएगा। और इस योजना का बजट जो है 75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 350 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए, योगी जी ने जुलाई 2023 में इस योजना की घोषणा की थी। कौन सी? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। और इसमें वही सारी चीजें थी कि जो मतलब आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक और जो बाढ़ लगाने के लिए प्रति हेक्टेयर का लागत 60% या 1.43 लाख रुपए का अनुदान जो है ये दिया जाएगा। ठीक है, और इस योजना का जो प्रस्तावित बजट था 75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 350 करोड़ रुपए कर दिया गया था। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए केवल करेक्ट है। और दूसरा यहाँ पे गलत है कि किसानों को प्रति हेक्टेयर इलेक्ट्रिक सोलर बाढ़ लगाने पर 100% का लागत अनुदान दिया जाएगा। तो वो 100% नहीं, कितना है? 60% का इसमें दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 24, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2023 में की गई थी। दूसरा कथन, इस योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य पर दूध बेचने के लिए डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से सुविधा प्रदान करना। और तीसरा कथन है, इस योजना के अंतर्गत डेयरी किसान उत्पादक संगठनों यानी जो FPOs हैं उनकी स्थापना नगर निगम क्षेत्रों में की जाएगी। और इस योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा 1,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। वो 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना में 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। तो यहाँ पे 1, 2, 4 करेक्ट होगा। तीसरा जो है कि इस योजना के अंतर्गत डेयरी किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना नगर निगम क्षेत्रों में की जाएगी। तो ऐसा नहीं है, उसमें ये कहा गया है कि जो डेयरी सरकारी समितियां हैं उनके माध्यम से गांवों में ही वो अपना उचित मूल्य पर उन सारी चीजों को खरीद या फिर बेच सकते हैं। ठीक है, तो 1, 2, 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन है। पहला है, इस योजना के अंतर्गत 5 किलोवाट तक के विद्युत कनेक्शन वाले पावर लूम बुनकरों को मासिक फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा कथन है, 60 रीड स्पेस तक के पावर लूम के लिए नगरीय क्षेत्रों में 800 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 600 रुपए की प्रतिमाह की दर से बिजली बिल लिया जाता है। 5 किलोवाट से अधिक भार वाले कनेक्शन पर अधिकतम 9100 रुपए का अनुदान दिया जाता है। और योजना में सहयोगी प्रकाश व पंखे का भार कुल भार के अधिकतम 10% तक ही मान्य होगा। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे 1, 2 और 4 सॉरी 1, 3 और 4 बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। 5 अप्रैल 2023 को ये योजना जो है इसको स्टार्ट किया, इसको अनुमोदन दिया गया था। और इसमें यही कहा गया है कि मतलब 5 किलोवाट तक के जो विद्युत कनेक्शन वाले पावर लूम है उनमें फ्लैट रेट का मतलब ये होता है कि जो मंथली रेट यानी जो मासिक दर है उसके आधार पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। और ये जो 60 रीड स्पेस की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसमें ये कहा गया है कि
मतलब 5 किलोवाट तक के नगरीय विद्युत कनेक्शन धारक जो बुनकरों हैं और जो ग्रामीण विद्युत कनेक्शन धारक बुनकर हैं उनको 0.5 हार्स पावर से चलने वाले पावर लूम को 60 रीड स्पेस तक पे 400 रुपए और कितना 300 रुपए। हाँ, 400 और 300 रुपए की बात है, यहाँ 800 और 900 रुपए 600 रुपए की बात नहीं है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, बाल श्रमिक विद्या योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर की गई थी। और दूसरा कथन है कि इस योजना के अंतर्गत बालकों को 1200 रुपए, बालिकाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है और कक्षा 8, 9, 10 उत्तीर्ण करने पर क्रमशः 6000 की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। और योजना का विस्तार वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में करने की घोषणा की गई। तो बाल श्रमिक विद्या योजना 12 जून 2020 तक, हाँ 12 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, आ भी सकता है। तो जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी और इस योजना का उद्देश्य वही है कि 8 से लेकर 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के ऐसे कामकाजी जो बच्चे हैं या किशोर किशोरी हैं जिनको अच्छी जीविका प्रदान करना, वो सारी चीजें हैं। और ये योजना जो है वो 9 श्रेणियों में लागू की गई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 1, 2, 1, 3, 4 सॉरी। दूसरा गलत होगा कि योजना के अंतर्गत बालकों को 1200 तथा बालिकाओं को 1000 की बात की गई है, तो ये यहाँ पे सही नहीं होगा, बाकी और सारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहला जो इसमें दिया गया है कि यह योजना केवल उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए ही सीमित है। और दूसरा जो कथन है कि इस योजना के तहत छात्रों को निःशुल्क कोचिंग के साथ साथ टैबलेट, लैपटॉप भी प्रदान किए जाते हैं। और जो तीसरा कथन इसमें दिया गया है कि इस योजना के अंतर्गत केवल IAS और PCS परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। और जो चौथा है कि यह योजना केवल लखनऊ जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, तो सही इसमें होगा ऑप्शन बी, यानी इस योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग के साथ साथ टैबलेट और लैपटॉप ये सारी चीजें दी जाती हैं। बाकी और कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया कि ये जो योजना है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों के पुत्रियों के विवाह हेतु संचालित की जाती है। दूसरा कथन है इस योजना के अंतर्गत प्रति जोड़े 51,000 की राशि दी जाती है और इस योजना में केवल अविवाहित युवतियों के विवाह की ही मान्यता दी जाती है और यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आप जानते हैं काफी दिनों से चल भी रही है। तो उद्देश्य इसका यही है कि जो प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के, याद रखिएगा, सभी वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु ये सहयोग प्रदान किया जाता है। और 3 अक्टूबर 2017 से इसका मतलब ये निर्णय लिया गया और तब से ये योजना चल रही है। काफी पुरानी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें जो ऑप्शन 3 लिखा गया है, बाकी दूसरा तो सही, 51,000 रुपए ही दिए जाते हैं और सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में न्यूनतम 10 जोड़ों का होना अनिवार्य, उससे कम पे फिर ये नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा कथन है इस योजना में केवल अविवाहित युवतियों को ही मान्यता दी जाती है, तो ये यहाँ पे सही नहीं है। इसमें जैसे कि जो डाइवोर्स लोग हैं, यानी जो विधवा हैं या तलाकशुदा हैं या परित्यक्ता हैं, इस तरह से जो भी हैं उनको भी मान्यता दी जाती है। 1, 2, 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निधि ERR, ठीक है, सॉरी EIR योजना के संदर्भ में सही है? तो योजना का जो उद्देश्य है प्रदेश के युवाओं को उद्यमिता को प्रोत्साहन करना और चयनित युवाओं को 1 वर्ष तक 20,000 से 30,000 रुपए प्रतिमाह फेलोशिप दी जाती है। और इस योजना के तहत चयनित युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए गारंटी मुक्त कोलेट्रल फ्री जो है वो लोन दिया जाता है। और ये जो योजना है केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ही आरक्षित है। 28 अगस्त 2017 को ये जो योजना है इसको स्टार्ट किया गया। और निधि अगर आप ये पूरा देखें NIDHI और EIR, ये है। तो इसका अगर फुल फॉर्म अगर आप देखें क्या होता है, तो वो होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस। ठीक है, तो इस योजना का शुभारंभ किया गया था 28 अगस्त 2017 को।
और इसमें वही सारी चीजें, मतलब ये कहा गया है कि जो युवक हैं उनको चयनित कर उसमें उद्यमिता का डेवलपमेंट किया जाएगा। वो बहुत सारी चीजें, 1 2 3 करेक्ट होगा, चौथा सही है। क्यों चौथा गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये जो योजना है केवल SC ST के लिए नहीं है, ये सभी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 सॉरी। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह योजना जल भराव, बीहड़ और बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु प्रारंभ की गई है। इस योजना का संचालन मनरेगा के अंतर्गत किया जाता है। योजना की शुरुआत पूरे प्रदेश में सभी 75 जिलों में की गई थी और योजना के अंतर्गत उपचारित भूमि पर कृषि, वानिकी और फसलोत्पादन को 50% अनुदान पर प्रोत्साहित किया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना है, ये मतलब जो बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र में बीहड़, बंजर, जल भराव वाली भूमि है, उनको सुधार करके और उनको कृषि योग्य बनाना और कृषि मजदूरों को भूमि को आवंटित करना, और ये सारी चीजें हैं। 8 अगस्त 2017 को ये शुरू किया गया था और ये योजना 2017-18 से लेकर के 2021-22 तक मतलब इसको संचालित करने का निर्णय लिया गया। तो बाद में बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जिलों को छोड़कर शेष 68 जिलों में इसको लागू किया गया। ठीक है, और फिर 2022-23 से लेकर 2026-27 तक की अवधि को भी मतलब इसको बढ़ा दिया गया है और वर्तमान में इस योजना का संचालन पूरे 74 जिलों में हो रहा है। ठीक है, और वो जो छोड़ा गया जिला कौन सा है, वो गौतम बुद्ध नगर जिला है, वहां पे छोड़ा गया इसको। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा 1 2 4, तीसरा गलत होगा। योजना की शुरुआत 75 जिलों में नहीं की गई थी। वो कितने जिलों में की गई थी? वो 68 डिस्ट्रिक्ट्स में की गई थी। ठीक है, बुंदेलखंड वाला जो पार्ट है उसको छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश की नया सवेरा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, ये योजना श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कर सामाजिक, शैक्षणिक और नैतिक विकास के लिए प्रारंभ की गई है। दूसरा कथन है, योजना का संचालन उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा किया जा रहा है। तीसरा कथन है, योजना में केवल 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को तकनीकी शिक्षा दी जाती है और बाल श्रम से प्रभावित जो ग्रामों की पहचान कर उनको हॉटस्पॉट के रूप में मतलब उनकी बाल श्रम से प्रभावित ग्रामों की पहचान हॉटस्पॉट के रूप में की जाती है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो नया सवेरा योजना है, ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है श्रम विभाग के द्वारा। श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है 16 जून 2000। ठीक है, और अगर आप योजना देखें तो इसमें बाल श्रम से सर्वाधिक जो 20 प्रभावित जिले हैं उनको हॉटस्पॉट बनाया जाएगा और उनको बाल श्रम से मुक्त करके डोर टू डोर एक मतलब सर्वेक्षण किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि 14 वर्ष से कम आयु के सभी जो कामकाजी बच्चे हैं उनको सूचीबद्ध किया जाएगा और बाद में उनको स्कूल ज्वाइन कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 1 2 और 4, तीसरा गलत होगा। ये योजना में केवल 14 वर्ष से अधिक आयु की बच्चों की बात हो रही है, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश की निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब योजना शहरी गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना के प्रथम चरण में केवल BPL सूची शामिल परिवारों को कनेक्शन दिए जाते हैं और योजना के अंतर्गत ई निवारण नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है और ई निवारण ऐप का उपयोग केवल बिजली भुगतान के लिए ही किया जाता है। कौन सा सही है? तो जो निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना है ये शुरू हुई 30 जून 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, और ये बेसिकली शहरी गरीब परिवारों के लिए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना इसका शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ पे 1 2 3 करेक्ट होगा, चौथा गलत होगा। ई निवारण ऐप मतलब रिलेटेड तो इसी से है, निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना से, लेकिन जो ई निवारण ऐप है उसका उपयोग केवल बिजली भुगतान के लिए ही नहीं किया जाता। और भी बहुत सारी चीजें, मतलब जैसे अगर आपको बिल की समस्या आ रही है या फिर मीटर में कोई प्रॉब्लम है या ट्रांसफार्मर खराब हो गया, तो उन सारी चीजों की भी शिकायत आप इस पर दर्ज कर सकते हैं। तो ओनली पेमेंट फॉर इलेक्ट्रिक बिल ये नहीं है। तो 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए, यही सारी चीजें प्रश्नों में पूछी भी जाती है। उत्तर प्रदेश के भूजल संरक्षण मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह भूगर्भ जल विभाग द्वारा संचालित प्रदेश स्तरीय पहला भूजल संरक्षण मिशन है। मिशन के तहत चयनित विकास खंडों में वाटरशेड सिद्धांत पर आधारित मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। जल पंचायतों का गठन केवल शहरी क्षेत्र में किया जा रहा है। इस मिशन में भूजल सेना और
पानी पंचायत के माध्यम से जन जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये योजना है भूजल संरक्षण मिशन। तो प्रदेश में भूजल संसाधनों पर जो दबाव पड़ रहा है उसके संदर्भ में वर्षा जल के संचयन और जो भूजल है उसका समेकित प्रबंधन, इन सारी चीजों के लिए 17 अगस्त 2017 को ये भूजल संरक्षण मिशन को मंजूरी प्रदान की गई। अब मिशन का उद्देश्य है तो वही जाहिर सी बात है कि जो वर्षा जल का संचयन है, भूजल संसाधनों का समेकित प्रबंधन किया जाएगा और जो मतलब पानी बरसता है उसको हम फिर से कहीं स्टोर करेंगे, उनको बेहतर तरीके से उनका यूज कर पाएंगे। और इस मिशन के तहत प्रदेश के जो समस्याग्रस्त कुल 271 विकास खंडों में और 22 शहरों, तो 271 विकास खंड और 22 शहरों को इसमें चयनित किया गया है। इसमें इस हिसाब से आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा 1, 2, 4 का। और तीसरा जो है कि जल पंचायतों का गठन केवल शहरी क्षेत्रों में किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मिशन परिवार विकास योजना से सही रूप से संबंधित है? तो ये जो योजना है उत्तर प्रदेश में 11 जुलाई 2017 को शुरू की गई और योजना का उद्देश्य केवल शहरी क्षेत्रों में परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। अंतरा, इंजेक्शन और छाया गोली को इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है और योजना केवल उन जिलों में लागू है जहां प्रजनन दर 2.1 या उससे कम है। तो 11 जुलाई 2017, अब आप जानते हैं ये जुलाई है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवंतीबाई चिकित्सालय बलरामपुर में अधिक प्रजनन दर वाले 57 जिलों में भारत सरकार की योजना कौन सी है? मिशन परिवार विकास, इसका प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 1 और 3, तो दूसरा और चौथा ये दोनों गलत होगा। तो यहाँ पे लिखा ना कि योजना का उद्देश्य केवल शहरी क्षेत्रों में, ऐसा नहीं है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 1 और 3 करेक्ट होगा, तो दूसरा और चौथा ये गलत होगा। तो ये योजना केवल उन जिलों में लागू है जहां प्रजनन दर 2.1 से कम है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मुखबिर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है योजना कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए शुरू की गई है और योजना के अंतर्गत सूचना देने वाले व्यक्ति को 2 लाख तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है और मुखबिर योजना के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है और योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू है। तो 24 जून 2017 को मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा ये योजना शुरू की गई, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए मुखबिर योजना शुरू की गई। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 1, 2, 3, चौथा गलत होगा। योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, ये पूरी हर जगह लागू की गई है और सूचनादाता को इसमें 2 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और ये भी कहा गया है कि जो सूचनादाता होगा उसका जो नाम होगा वो गोपनीय रखा जाएगा, मतलब ऐसे पब्लिक नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की जो एक जिला एक उत्पाद योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कई बार इससे प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं। तो ये जो योजना है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संचालित है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले से एक विशिष्ट उत्पाद का चयन विपणन क्षमता, विशिष्टता, रोजगार सृजन और विकास संभाव्यता के आधार पर किया जाता है। इस योजना के लिए निर्यात भवन लखनऊ में ओडीओपी प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है और योजना के तहत केवल स्थानीय स्तर पर उत्पादों का प्रचार प्रसार किया जाता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं किया जाता है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे, तो केवल 1, 2, 3 करेक्ट होगा, चौथा तो होगा वो गलत होगा। अब ये देखते हैं कि शुरू कब हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पहले एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है और खासतौर पर यूपी पीसीएस में ही पूछा गया है। तो 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया गया है और इस योजना के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में, मतलब जो भी 75 जिले हैं उनमें सभी के प्रोडक्ट हैं, पर्टिकुलर एक जो प्रोडक्ट हैं। पिछली बार शायद प्रश्न पूछा भी गया कि शायद मुझे जिले का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन पूछा गया है कि इस जिले से लेके कौन सा उत्पाद है। ठीक है, तो सभी 75 जो जिले हैं वहाँ के पर्टिकुलर कुछ ना कुछ उत्पाद हैं, उनसे रिलेट करके वो सारी चीजें बनाई गई हैं। उसकी लिस्ट आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे केवल 1, 2, 3 सही होगा और चौथा जो लिखा गया कि योजना के तहत केवल स्थानीय स्तर पर उत्पादों का प्रचार प्रसार किया जाता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नहीं, तो ऐसा नहीं है। इसका जो प्रचार प्रसार है वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जा रहा है और एक जिला एक उत्पाद को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लोकप्रिय बनाने के लिए क्या किया गया है? लोगो डेवलप किया गया है, एक लोगो भी विकसित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रकाश है तो विकास है योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
तो प्रकाश है तो विकास है योजना, इसका शुभारंभ हुआ 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करना है। किसान युदय योजना के अंतर्गत किसानों को पंप सेट मुफ्त बदले जाते हैं और यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों में लागू की गई है। आपको बताना कि कौन सा सही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री जो है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2017 को ये योजना इसका शुभारंभ किया गया और इस योजना के तहत राज्य के निर्धन परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। कौन सी योजना है? प्रकाश है तो विकास है। ठीक है। और ये कब शुरू किया गया? तो जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर याद रखिएगा। और इस योजना में इस दिन मथुरा जिले में 2 गांव, उन गांव का नाम भी याद रख लिए, पता नहीं पूछ ही लिया जाए, तो लोहबान और गोसाड़ा, ठीक है, यहां से इस योजना की शुरुआत की गई थी। ये मथुरा जिले में है सर। ठीक है। बीपीएल कार्ड धारक जिनकी वार्षिक आय 35,000 से कम है इस योजना के पात्र होंगे। और इस योजना के तहत 2018 के अंत तक कितने कनेक्शन बांटे गए? तो सॉरी, बांटे नहीं गए, लक्ष्य रखा गया था 1.6 लाख 1.6 करोड़ सॉरी, तो 2018 के अंत तक 1.6 करोड़ लोगों तक बिजली पहुंचाने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। और इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान उदय योजना भी शुरू की। ठीक है, जिसमें क्या था कि मतलब 5 हार्स पावर और 7.5 हार्स पावर के समरसेबल और जो कपलिंग सेट हैं ये मुफ्त दिए गए हैं। 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, पहला गलत होगा, 2018 में नहीं 2017 में शुरू किया गया। और चौथा इसलिए गलत होगा क्योंकि ये शहरी क्षेत्रों में नहीं, ये ग्रामीण शहरी सब जगह लागू है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन में लिखा जो सर चीजें हमने आपको बताई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार की द मिलियन फार्मर्स स्कूल यानी किसान पाठशाला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसका उद्देश्य किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य और संरक्षण के प्रति जागरूक करना। यह कार्यक्रम 5 दिसंबर 2017 को प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत केवल कृषि विभाग के अधिकारी ही प्रशिक्षण देंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को आईटी, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसी योजनाओं की भी जानकारी दी जाती है। ठीक है, 5 दिसंबर 2017 को प्रारंभ हुआ। ये डेट सब याद रखिएगा, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, मतलब प्रश्न आएंगे तो अगर आपने 2-3 बार किया है तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये कब। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो 15,000 पाठशालाओं का आयोजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लगभग 10 लाख किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य, संरक्षण, संवर्धन, इन सारी चीजों के बारे में उनको थोड़ा मतलब जागरूक करना है, जिससे कि किसानों की आय जो दुगनी हो सके इन सारी चीजों के बारे में। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 1, 2, 4, तीसरा गलत होगा। इस योजना के अंतर्गत केवल कृषि विभाग के अधिकारी प्रशिक्षण देंगे, तो ऐसा नहीं है। इस योजना के अंतर्गत जो मतलब मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सारी चीजों को भी और लोग आएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट, ये उसका एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्योंकि देखिए इतना आईटी है, औद्योगिक क्षेत्र, मत्स्य पालन सब आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये योजना मक्का के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई। यह एक 4 वर्षीय योजना जिसका उद्देश्य मक्का की खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। योजना के तहत 11 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त मक्का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। योजना की शुरुआत मार्च 2023 में की गई। आपको बताना कौन सा सही है, तो इसमें से केवल 2 और 3 ही सही होगा, पहला और चौथा गलत होगा। ठीक है, देखिए मार्च 2024 में इस योजना का प्रारंभ किया गया, जो कि मक्का के आच्छादन और उत्पादन की वृद्धि के लिए ये सारी चीजें की गई और 4 वर्षीय योजना के माध्यम से ये सब कुछ किया गया है। ठीक है, एक्सप्रेशन इसका देख लेते हैं। तो पहला गलत क्यों है कि योजना का उद्देश्य निर्यात नहीं बल्कि राज्य में मक्का के आच्छादन और उत्पादन में वृद्धि करना। दूसरा सही है, योजना 4 वर्षीय है और मक्का की खेती के क्षेत्र को लगभग 2 लाख हेक्टेयर बढ़ाने का लक्ष्य है। तीसरा फिर सही है कि योजना में 11 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त उत्पादन का अनुमान है। चौथा गलत क्यों होगा? क्योंकि जो योजना है मार्च 2024 में इसकी स्वीकृति मिली, मार्च 2023 में इसकी स्वीकृति नहीं मिली। तो वो सारी चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 2 और। क्वेश्चन नंबर 40, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, योजना मार्च 2024 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। योजना के अंतर्गत प्रत्येक उद्यमी को 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान भी किया गया है। और ये जो योजना है विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के जुड़े युवाओं के लिए शुरू की गई है। तो कौन सा इसमें से सही होगा? तो सही तो होगा 1 और 3। अभी हम समझते हैं कि दूसरा और चौथा गलत क्यों हुआ। ठीक है, ये गलत होगा। तो देखिए जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है,
तो इसको मार्च 2024 में शुरू किया गया और युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए उनमें इनोवेशन है और उद्यम की जो मतलब संस्कृति है उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ऋण मुक्त ब्याज दिया जाए और इसी के लिए 2024-25 में 1,000 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटन किया गया है। और ये जो अभिनव योजना है राज्य भर में शिक्षित और कुशल युवाओं को सशक्त बनाने, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और नए जो एमएसएमई है उनकी स्थापना को बढ़ाने के लिए इन सारी चीजों में किया गया है। तो इस योजना के अंतर्गत युवा उद्यमी को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कितने दिए जाएंगे? 5 लाख दिए जाएंगे, ठीक है। और चौथा गलत हुआ कि योजना विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के लिए, तो ऐसा नहीं है। वो कृषि क्षेत्र के लिए एमएसएमई और सारी चीजें भी आ रही है उसमें। ये उसका एक्सप्रेशन है, आप पीडीएफ मिलेगी, आप उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित किफायती किराए की आवास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह योजना 2021 में शुरू की गई और प्रधानमंत्री आवास योजना यानी शहरी के अंतर्गत लागू की जाती है। योजना केवल अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित है। योजना में निजी और सार्वजनिक संस्थानों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है और योजना का उद्देश्य शहरी जो प्रवासियों, छात्रों, गरीबों के लिए किराए के आवास उपलब्ध कराना। कौन सा सही होगा? तो इसमें से दूसरा गलत होगा, बाकी सारे सही होंगे। कब शुरू किया गया भाई? तो 26 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने जो छात्र हैं, शहरों में रहने वाले गरीब लोग और जो शहरी प्रवासी हैं उनके लिए किफायती किराए के लिए मतलब आवास और परिसर यानी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स योजना ये सारी बनाई है, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत जो विधवा हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, माइनॉरिटीज हैं, एसटीज हैं, एससी हैं, इन और ओबीसीज हैं, इनको भी, इन लोगों को मतलब प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट होगा 1, 3, 4, दूसरा गलत होगा। तो ये योजना केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है। उसमें मतलब हमने आपको बताया अभी कि माइनॉरिटीज भी आ रहा है, जो वर्किंग वुमेन है वो भी आ रहे हैं और जो डाइवर्स पीपल है वो भी आ रहे हैं, है ना, और ओबीसीज भी आ रहे हैं, तो सभी के लिए है। ये उसका एक्सप्रेशन, यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। किफायती किराए की आवास योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है? तो विधवाएं, कामकाजी महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग और उच्च आय वर्ग के सरकारी अधिकारी। तो आप समझ रहे होंगे 1, 2, 3 ही करेक्ट होगा, चौथा तो बिल्कुल ही गलत होगा, है ना। तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई। 43 है, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, योजना कोविड-19 महामारी के दौरान लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य इन श्रमिकों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और योजना केवल शहरी क्षेत्र में रहने वाले श्रमिकों के लिए ही लागू है और ये योजना विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण सहायता प्रदान करती है, ठीक है। अगर आप वैसे देखें तो इसका उद्देश्य यही है कि जो कोविड महामारी के कारण देश में लॉकडाउन लागू हुआ था, उसके फलस्वरूप विभिन्न प्रदेश से जो लोग वापस आए थे, श्रमिक और कामगारों, उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराना, ये सारा था। और इसमें यह कहा गया था कि श्रमिकों को, जो ग्रामीण श्रमिक हैं, उनकी महिलाओं को 10 लाख रुपए तक की जो राशि है ये बिना ऋण किसी भी मतलब बिना किसी ब्याज के प्रदान की जाएगी और वही जो पुरुष श्रमिक हैं उनको 4% ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1, 2, 4 सही है, तीसरा गलत है। यह केवल शहरी क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों के लिए लागू, ऐसा नहीं है। एक्सप्रेशन ये पूरा है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के तहत ऋण सहायता से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो ग्रामीण महिला श्रमिकों को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, आपने ऊपर देखा है, बिल्कुल करेक्ट होगा। और पुरुष श्रमिकों को 6% नहीं, कितने प्रतिशत की बात हो रही है? ये 4% की बात हो रही है। ये ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और पुरुषों को अधिकतम 10 लाख रुपए तक का 4% पर ये ऋण मिलता है और योजना केवल निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लिए, तो ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन 1 और 3 ही करेक्ट होगा, दूसरा और चौथा गलत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो योजना की घोषणा की गई 2021-22 के राज्य बजट में और योजना का उद्देश्य बच्चों और महिलाओं को कुपोषण की समस्या से निपटना और योजना केवल शहरी क्षेत्रों में लागू। योजना के अंतर्गत बच्चों को केवल टीकाकरण सेवाएं प्रदान की जाती हैं, ठीक है। अब इसमें से कौन सा सही होगा? तो जो मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना है ये उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में महिलाओं और बच्चों को कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए शुरू की गई थी और इस योजना में यह कहा गया था कि जो ड्राई राशन के अंतर्गत आंगनवाड़ी जो केंद्र होते हैं वहां पे
6 माह से लेकर के जो 5 वर्ष तक के चिन्हित जो कुपोषित बच्चे हैं या फिर जो एनीमिया से ग्रस्त बच्चे हैं 11 साल से 14 साल तक के, और जो ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं भी जाते हैं उनको अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाए। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1 और 2 ही सही होगा, बाकी 3 और 4 गलत होगा। शहरी क्षेत्रों में लागू नहीं होता और योजना के अंतर्गत बच्चों को केवल टीकाकरण नहीं और मतलब जो कुपोषण है ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाता है? तो 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चे, 11 वर्ष से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाले एनीमिया ग्रस्त जो किशोरी बालिकाएं हैं, सभी 14 से 18 वर्ष के स्कूली छात्र, गर्भवती महिलाएं जो सरकारी अस्पताल में पंजीकृत हो। तो 1 और 2 ही सही होगा, बाकी तीसरा चौथा गलत होगा। हमने ऊपर देखा ही है पूरा। क्वेश्चन नंबर 47, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो योजना की घोषणा की गई उत्तर प्रदेश बजट 2021 में, और योजना का उद्देश्य युवाओं को एमएसएमई इकाइयों में ऑन जॉब प्रशिक्षण प्रदान करना, और योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को 3,000 प्रतिमाह प्रशिक्षण जो भत्ता दिया जाएगा, और योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं तक ही सीमित है। तो 18 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया था 2020-21 का, उसमें युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने के लिए इसमें ये सारी चीजें करी गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, 1, 2 सही होगा और तीसरा चौथा गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि ये 3,000 की बात नहीं है, यहाँ पे 2,500 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं, है ना। और योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं तक ही सीमित नहीं है, ऐसा नहीं है, वो दोनों जगह के लिए मतलब है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। तो मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत दिए जाने वाले प्रशिक्षण भत्ते के संबंध में कौन सा सही है? प्रशिक्षु को प्रति माह 2,500 रुपए जो प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जाएगा। इस राशि में 1,500 रुपए केंद्र सरकार का और 1,000 रुपए राज्य सरकार का है, और प्रशिक्षण की अवधि न्यूनतम 1 वर्ष की होगी, और यह योजना केवल ITI में अध्ययनरत छात्रों के लिए है। तो ऐसा नहीं है, केवल 1 और 2 अगेन यहाँ पे सही होगा, है ना। और जो प्रशिक्षण की अवधि है वो 1 वर्ष के लिए नहीं है, और ये केवल ITI वालों के लिए भी ऐसा नहीं है, ठीक है। और बाकी जो केंद्र और राज्य का हिस्सा होगा देने के लिए, तो 1,500 और 1,000 का ये लाभांश यानी चलेगा वहां पे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, 1 और 2, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 48 जो प्रश्न थे MCQ के, वो हमने यहाँ पे पूरे कवर किए। अब इसमें लगभग आपको 45 नई योजनाएं उत्तर प्रदेश की मिल जाएंगी, जो कि 2017 से लेकर के और 2025 तक की जो महत्वपूर्ण योजनाएं वो सारी हमने यहाँ पे शामिल की हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।